पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिनेत्सु किसी रूम में एंटर करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम इधर ही हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए बाहर आ जाओ। तभी दरवाजे से एक डीमन बाहर आता है और बोलता है, अपने सीनियर से कोई ऐसे बात करता है। ये डीमन और कोई नहीं अपर मून 6 काइगाकू होता है, जो रिसेंट ही डीमन बना होता है। इसको आपने हशिरा ट्रेनिंग आर्क में देखा होगा। इसी की वजह से गियोमा को जेल जाना पड़ा था। और फिर काइगाकू बोलता है, तुम अभी भी डरपोक हो जिनेत्सु। इस बात पे जिनेत्सु कहता है, अब तुम मेरे सीनियर नहीं दुश्मन हो। दूसरी ओर तांजीरो और ग्यू भाग रहे होते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उनके नीचे का फ्लोर बार बार खुल रहा होता है और उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कौवा आता है और बोलता है, कोचु शिनोबु अपर मून 2 डोमा से लड़ते हुए मारी गई। ये खबर सुनते ही तांजीरो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तांजीरो अपने आप को संभालता है और वो नोटिस करता है कि उस कौवे में पेपर लगा हुआ है। ये ब्लड डीमन आर्ट होता है। कौवा डीमंस को दिखाई नहीं देता है। फिर हम डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर केरिया ओबाशिकी, जो कागेया ओबाशिकी का बेटा होता है और वो सिर्फ 8 साल का है, वो कागेया ओबाशिकी के मरने के बाद डीमन स्लेयर का हेड बन जाता है। उसके साथ उसकी 2 बड़ी बहनें भी मदद कर रही होती हैं। ये कागुआ और डीमन आर्ट की मदद से इन्फिनिटी कैसल का स्केच बनाती हैं, जिससे यह पता चले कि किस डायरेक्शन में डीमंस हैं और किस डायरेक्शन में हाशिरास। ये लोग कौवे के जरिए डीमन स्लेयर्स को मैसेज देते हैं, जैसे अभी शिनोबू की मौत का मैसेज दिया था। फिर केरिया कहता है, हमें अभी इन्फिनिटी कैसल के बहुत बड़े हिस्से का पता नहीं है, इसलिए वो सभी कौवों को नॉर्थ साइड जाने का ऑर्डर देता है, जिससे वो उस साइड की मैपिंग कर सके। फिर उसकी बहन कहती है, अभी सिर्फ 2 ही लोग अपर मून से लड़ रहे हैं, जो होते हैं कनाओ और जिनेत्सु। फिर हम देखते हैं काइगाकू और जिनेत्सु को। काइगाकू बोलता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए ये मत सोचना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिनेत्सु, तू इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? जिनेत्सु जवाब देता है, मेरे सीनियर को सबसे कमज़ोर अपर मून बनने की खुशी हो रही है। ये सुनकर काइगाकू कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, क्या ये वही जिनेत्सु है जिसे मैं जानता था? और फिर वो हंसते हुए कहता है, अब तुम जवाब भी दे सकते हो। लेकिन जिनेत्सु मजाक के मूड में नहीं था और वो पूछता है, क्या वजह थी तुम्हारे डीमन बनने की? क्या तुम्हें पता नहीं था, जब तुम डीमन स्लेयर ज्वाइन करते हो तो तुम सेल्फिश होने का हक खो देते हो? और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुम डीमन नहीं बनते तो मास्टर कभी आत्महत्या नहीं करते। उनकी मौत कितनी दर्दनाक थी तुम्हें अंदाजा भी है? फिर काइगाकू हंसते हुए कहता है, मैंने उन्हें सुसाइड करने को नहीं कहा था। और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी ये बातें सुन के रोने लगूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए। और उस बुड्ढे ने अपना सक्सेसर भी नहीं चुना। इसका मतलब वो बुड्ढा इतना बेवकूफ़ था, वो समझ ही नहीं पाया मैं बेहतर हूँ या तुम। और वो हमेशा तुम्हें मेरे साथ कंपेयर करता था, जबकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो कहता है, बुड्ढा नॉर्मल डेथ डिजर्व भी नहीं करता था। अच्छा हुआ वो तड़पता हुआ मरा। ये बात सुन के जिनेत्सु बोलता है, तुम एक नंबर के डरपोक हो, जिसने मरने के बजाय डीमन बनना चुना। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पे हर मास्टर को शर्म आनी चाहिए। भले भले ही मुझे थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म यूज करना नहीं आती हो, लेकिन तुम्हें तो थंडर ब्रीदिंग की बेसिक फॉर्म भी नहीं आती। तभी काइगाकू बोलता है, तुम मुझे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुमसे कई गुना ताकतवर हूँ। और वो थंडर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर यूज करता है, जिससे पूरे रूम में ब्लैक लाइटनिंग फैल जाती है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक होने के बावजूद भी जिनेत्सु उसे डॉज कर देता है। और इतना ही नहीं, काइगाकू का गला भी थोड़ा काट देता है, जिससे काइगाकू डर जाता है और समझ जाता है कि जिनेत्सु हशिरा लेवल पे पहुंच गया है। तभी काइगाकू को अपने पास्ट की बात याद आती है,
जब वो डीमन स्लेयर की ड्यूटी कर रहा था तभी उसके सामने अपर मून वन कोकोशिबो आ जाता है, जिसको देखकर वो डर जाता है और उससे रहम की भीख मांगते हुए बोलता है, कुछ भी करो बट मुझे छोड़ दो। काइगाकू के हिसाब से अगर कोई उससे ज़्यादा ताकतवर है तो उसके सामने झुकने में कोई शर्म नहीं, इसलिए वो कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है और फिर कोकोशिबो उसे अपना ब्लड देता है और बोलता है, क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो इसलिए तुम एक बहुत ही पावरफुल डीमन बनोगे। अगर मोजान ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम एक अपर मून भी बन सकते हो। और वो अपना ब्लड उसे देते हुए बोलता है, अगर इसकी एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हारा सर दर्द से अलग कर दूंगा। उसकी बात सुन के काइगाकू उसके ब्लड को चाट चाट कर पी जाता है। अब फिर से हम स्टोरी पे आते हैं। अब काइगाकू जो जिनेत्सु से थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, गुस्से में आ जाता है और जिनेत्सु के ऊपर थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करता है। उसका अटैक देखकर जिनेत्सु सोचता है उसने कितने मासूमों की जान ली होगी ये पावर अचीव करने के लिए। और काइगाकू फिर से थंडर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग का यूज करता है। ये सब देखकर जिनेत्सु को याद आता है कैसे वो और काइगाकू ट्रेनिंग के टाइम जब कोई गलती करते थे तो मास्टर कैसे उन पर चिल्लाते थे और कैसे काइगाकू मुश्किल ट्रेनिंग को भी कितनी आसानी से कंप्लीट कर देता था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। काइगाकू जिनेत्सु पे एक से बढ़कर एक अटैक करते जा रहा था और बोलता है कैसा लग रहा है एक अपर मून से मार खाते हुए। लेकिन जिनेत्सु इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि जिनेत्सु अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी काइगाकू अपना सबसे पावरफुल अटैक थंडर ब्रीथिंग सिक्स फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर के साथ अपना ब्लड डीमन आर्ट को कंबाइन करके अटैक करता है, जो जिनेत्सु को हिट हो जाता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी पर कट लग जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर काइगाकू उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन जिनेत्सु के दिमाग में अभी भी फ्लैशबैक ही चल रहा होता है कि कैसे मास्टर उसे कहते थे कुछ सीखो काइगाकू से। तब मैं सोचता था कि मैं कभी एक हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन काइगाकू एक हाशिरा जरूर बन जाएगा। वो जानता था काइगाकू उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसकी तरह ही बनना चाहता था और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। फिर जिनेत्सु मास्टर से कहता है, सॉरी अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। फिर हम रियल टाइम में आते हैं जहां जिनेत्सु अपने आप को संभालते हुए दीवार पर पैर रखता है। ये देखकर काइगाकू कुछ समझ नहीं पाता है। वो कुछ समझता उससे पहले ही जिनेत्सु थंडर ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म गॉड ऑफ लाइटनिंग यूज करते हुए काइगाकू का सर काट देता है। ये देखकर काइगाकू बोलता है, ये फॉर्म मास्टर ने सिर्फ तुम्हें सिखाई थी क्योंकि मास्टर मुझसे जलते थे। फिर जिनेत्सु उसे बताता है थंडर ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म उसने खुद इन्वेंट की है और वो हमेशा से ही चाहता था ये फॉर्म वो काइगाकू के साथ इस्तेमाल करे, ना कि उसके खिलाफ। फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ पर जिनेत्सु बेहोश होने लगता है और काइगाकू को यकीन नहीं होता है कि कोई इतना कमजोर भी उसे मार सकता है। पर वो जिनेत्सु को देखकर खुश भी होता है क्योंकि वो भी उसके साथ नीचे गिर रहा होता है। लेकिन तभी उधर जोशीरो आ जाता है और वो काइगाकू को बोलता है, तुम बिना दोस्त के अकेले ही मरोगे। फिर वो जिनेत्सु को गिरने से बचा लेता है, लेकिन जिनेत्सु अभी भी बेहोश ही होता है और उसकी आंखें खुलती हैं एक गार्डन में। यहाँ पे रेड स्पाइडर लिली फैली थी और एक रिवर के दूसरी साइड उसके मास्टर खड़े होते हैं और वो उनसे बोलता है, जब काइगाकू डीमन बन रहा था तब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं था। ये मेरी ही गलती है। मैं उसे डीमन बनने से बचा नहीं पाया और आपकी मौत भी हो गई। मैं हमेशा से ही आपकी तरह एक हशीरा बनना चाहता था, पर मैं किसी काम का नहीं हूँ। और वो रोने लगता है
लेकिन मास्टर उसे बोलते हैं, जिनेत्सु, तुम मेरे प्राइड और जॉय हो। और फिर जिनेत्सु जाग जाता है, जहां पर डीमन स्लेयर कॉप्स मेंबर उसकी मदद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम तांजीरो और ग्यू को देखते हैं, जो भागते भागते डीमंस को मार रहे होते हैं। लेकिन तभी जहां वो दोनों होते हैं वो जगह हिलने लगती है। ग्यू तांजीरो से बोलता है, संभल जाओ, कोई ताकतवर आने वाला है। और तभी अप्पन मून 3 अकाजा फ्लोर तोड़ता हुआ आता है और तांजीरो को देखते हुए बोलता है, बड़े टाइम बाद देखा वीकलिंग। मुझे तो लगा ही नहीं था तुम जैसा कमजोर इंसान इतने दिनों तक जिंदा रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अकाजा वर्सेस क्यू एंड तांजीरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।